11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है चंद्रमोहन जैन। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी बात थी। वो हर उस चीज पर सवाल करता था जिसे बाकी लोग बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। घर में अगर किसी ने कहा कि भगवान सब देख रहा है तो उसका अगला सवाल होता था, कैसे देख रहा है। अगर किसी ने कहा कि ये पाप है बेटा, तो वो पूछता था, किसने डिसाइड किया कि ये पाप है। उसके लिए ऑथोरिटी कभी प्रूफ थी ही नहीं। सच तब तक सच नहीं था जब तक कि वो अपने एक्सपीरियंस से उसे वेरीफाई ना कर ले। और ये उस इंसान की शुरुआत थी जो आगे चलकर रजनीश बना और फिर ओशो। उनका बचपन ज़्यादातर उनके नाना नानी के साथ गुजरा और शायद यही उनकी ज़िंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। वह उन्हें ज़्यादा रूल्स नहीं मिले, ना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि ये मत सोचो, ये सोचो। ये आज़ादी धीरे धीरे उनके अंदर एक ऐसी सोच पैदा कर रही थी जो किसी भी सिस्टम के अंदर कैद नहीं हो सकती थी। बाद में ओशो ने कई बार कहा कि बचपन की वो फ्रीडम ही उनकी सबसे बड़ी टीचर थी, क्योंकि जब बच्चे को बिना डर के जीने दिया जाता है ना, तब उसकी क्यूरियोसिटी मरने के बजाय और गहरी होती चली जाती है। लेकिन सिर्फ फ्रीडम ही उन्हें अलग नहीं बना रही थी, एक और चीज़ थी, मौत। बचपन से ही ओशो को डेथ के कंसेप्ट से अजीब तरीके का अट्रैक्शन था। जब उनके नाना जी की डेथ हुई तब वो बाकी बच्चों की तरह रोकर वापस नहीं आ गए। कहते हैं कि वो घंटों तक उनके शरीर के पास बैठे रहे थे, सिर्फ देखते हुए। उनके लिए सवाल ये नहीं था कि कोई मर गया है, सवाल ये था कि जो अब तक जिंदा था वो गया कहाँ। इसी एक इंसिडेंट ने ना उनके अंदर एक ऐसी तलाश शुरू कर दी जो पूरी जिंदगी कभी ख़त्म नहीं हुई। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी कभी भगवान को ढूंढने का नाम था ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी थी डेथ को समझने की कोशिश। स्कूल पहुंचते पहुंचते उनकी रेपुटेशन बन चुकी थी टीचर्स के लिए, लेकिन वो नाइटमेयर थे, क्योंकि वो आंसर्स याद नहीं करते थे, वो क्वेश्चंस को क्रिएट करते थे। अगर फिलॉसफी की क्लास चल रही होती तो वो टीचर से पूछते, क्या आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया है या फिर आपने बस पढ़ लिया है। और जब टीचर के पास कोई जवाब नहीं होता था तो पूरी क्लास का कॉन्फिडेंस हिल जाता था। ओशो के लिए नॉलेज का मतलब कभी इन्फॉर्मेशन था ही नहीं। नॉलेज का मतलब था डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ओशो के लिए बोरोड विजडम थी ही नहीं। अगर तुमने खुद कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया तो तुम सिर्फ किताबों से पढ़कर बस उसको रिपीट कर रहे हो। उनका मानना था कि अगर सच किसी और के एक्सपीरियंस से मिल जाता तो दुनिया में हर कोई एनलाइटेंड हो जाता। उस वक्त भारत आज़ादी की लड़ाई के बाद एक नए दौर में एंटर कर रहा था। नई पॉलिटिक्स, नई इकोनॉमी, नए सपने। लेकिन ओशो का फोकस कहीं और था। उनका मानना था कि इंसान दुनिया को बदलने में इतना बिजी हो गया है कि खुद को ही भूल गया है। अगर अंदर केओस है तो बाहर कितना भी चेंज कर लो वो टेम्पररी ही रहेगा। यह आइडिया उस दौर के लिए बहुत ही अनयूजुअल था। जब लोग सिस्टम बदलने की बात कर रहे थे तब ओशो ये कह रहे थे कि पहले कॉन्शियसनेस को बदलो। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके अंदर का रिबेल मैच्योर होता जा रहा था। वो मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, मॉन्क से मिलते थे और उनके साथ डिबेट करते थे, सवाल जवाब करते थे। उनका मकसद किसी को हराना नहीं था या किसी को नीचा दिखाना नहीं था। उनका मकसद बस इतना देखना था कि क्या किसी के पास ऐसा कोई सच है जो एक्सपीरियंस किया जा सके, जो एक्सपीरियंस से बड़ा हो। और हर बार जब वो रिलीजियस लोगों से बात करते थे उन्हें रियलाइज़ होता था कि किसी के पास सच नहीं है, कोई सच तक पहुंचना ही नहीं चाहता, वो बस अपने बिलीव्स को डिफेंड करना चाहता है। इसी दौरान उन्होंने एक चीज़ और नोटिस करी। उन्होंने देखा कि दुनिया का हर इंसान बोरोड लाइफ जी रहा है। किसी का रिलीजन बोरोड है, किसी के मोरालिटी बोरोड है, किसी के ड्रीम्स बोरोड हैं। बचपन से हमें बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, कौन अपना है, कौन पराया है। और धीरे धीरे हम इतनी सारी आइडेंटिटीज़ पहन लेते हैं कि असली इंसान कहीं खो जाता है। ओशो इसी को कंडीशनिंग कहते हैं और उनका पूरा मिशन ही इस कंडीशनिंग को तोड़ना बन जाता है। इसी दौरान उन्होंने अपने ऊपर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था। कभी कभी वो बहुत दिनों तक बिना बोले रहते थे, कभी कभी घंटों जंगलों में बैठ जाया करते थे, कभी किसी डेस्टिनेशन पर जाके बैठ जाया करते थे और चुप रहते थे।
जैसे साइंटिस्ट केमिकल पे एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही ओशो अपने कॉन्शियसनेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि जब इंसान अपने हर थॉट को बस ऑब्जर्व करता है, तब अंदर असल में होता क्या है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ओशो भी कभी नहीं कहते थे कि उनकी बात मान लो। वो अक्सर कहते थे कि मेरी हर बात पर विश्वास मत करो, खुद एक्सपीरियंस करो। ये लाइन उन्हें बाकी के गुरुओं से ना अलग बनाती थी। ज़्यादातर जो गुरु होते हैं वो पहले ये बोल देते हैं कि पहले हमारी बात मान लो, फिर बाद में एक्सपीरियंस करते रहना। लेकिन ओशो ने कहा इसको उल्टा करो, पहले एक्सपीरियंस करो, फिर बिलीफ को अगर आना होगा तो आ जाएगा। अब उनके सामने प्रॉब्लम थी कि अगर सत्य को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो लोगों तक उसको पहुंचाया कैसे जाए। इसी प्रॉब्लम ने ओशो को मेडिटेशन की तरफ और धकेल दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंसान का माइंड कभी चुप ही नहीं होता, हर वक्त थॉट्स का आना और जाना लगा रहता है, और इसी शोर के बीच में इंसान खुद को सुन ही नहीं पाता। उनका मानना था कि प्रॉब्लम्स थॉट्स में नहीं है, प्रॉब्लम है उन थॉट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन में। हम सोचते सोचते इतने खो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम वही थॉट हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से ओशो का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट निकला, विटनेसिंग, साक्षी भाव। वो कहते थे कि अगर तुम अपने थॉट्स को देख सकते हो तो तुम थॉट्स कैसे हुए। अगर तुम गुस्से को ऑब्जर्व कर सकते हो तो तुम गुस्सा कैसे हुए। अगर तुम फियर को देख सकते हो तो तुम फियर भी कैसे हुए। ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जर्व्ड से अलग होता है, और इसी ऑब्जर्वर को पहचानना ही मेडिटेशन का असली मकसद है। लेकिन उन्होंने एक बात और नोटिस करी। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल मेडिटेशन ना हर इंसान पे काम नहीं करने वाला। बुद्धा के ज़माने का इंसान और मॉडर्न इंसान में बहुत फ़र्क आ चुका है। पहले की लाइफ बहुत स्लो थी, आज की लाइफ में बहुत नॉइज़ है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है, इन्फॉर्मेशन है। अगर उसे सीधा बोल दिया जाए कि चुपचाप बैठ जाओ आंखें बंद करके, तो उसका माइंड और शोर मचाने लगेगा। इसलिए ओशो ने कहा कि सबसे पहले अंदर जो केओस भरा पड़ा है ना, वो निकालना पड़ेगा, तब साइलेंस अपने आप आ जाएगा। इसी सोच से जन्म हुआ डायनेमिक मेडिटेशन का। बाहर से देखने पर यह मेडिटेशन कम और पागलपन ज़्यादा लगता है। लोग जोर जोर से सांस लेते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, शांत बैठ जाते हैं। कुछ लोगों ने तो उसको ड्रामेबाजी कही। लेकिन ओशो के मुताबिक इंसान सालों से अपने इमोशंस दबा कर रखता है, और जब तक वो प्रेशर रिलीज नहीं होगा ना, तब तक अंदर से वो शांति आएगी ही नहीं। वो वक्त आ चुका था जब ओशो को समझना मुश्किल भी हो गया था और आसान भी, क्योंकि उनकी हर बात कॉमन सेंस के अगेंस्ट लगती थी। अगर दुनिया कहती थी इमोशंस को कंट्रोल करो, तो ओशो कहते थे पहले उनको पूरी तरीके से जी तो लो। अगर दुनिया कहती थी कि डिजायर्स को मार दो, तो ओशो कहते थे पहले डिजायर को समझो। दुनिया कहती थी डिसिप्लिन से फ्रीडम मिल जाएगी, ओशो पूछते थे अगर डिसिप्लिन भी इम्पोज्ड है तो फ्रीडम कहाँ हुई। उनका तरीका ही अलग था। वो हर जवाब के आगे एक नया सवाल रख दिया करते थे। धीरे धीरे उनके लेक्चर्स में बहुत सारे लोग आने लगे, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, डॉक्टर, सब के सब, क्योंकि वो रिलीजन की लैंग्वेज में बात ही नहीं करते थे। वो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक ही कन्वर्सेशन में ले आया करते थे। कभी वो बुद्धा की बात करते थे तो एकदम से फ्रॉइड को ले आते थे, फिर जैन, ताओ और सूफिज्म। उनका स्टाइल ट्रेडिशनल नहीं था। वो जैसे इंसान के दिमाग को डिसमेंटल करना चाहते थे, ताकि वह पहली बार बिना बोरोड फिल्टर्स के दुनिया को देख सके। लेकिन जितनी तेजी से उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से क्रिटिक्स भी बढ़ रहे थे, क्योंकि ओशो सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे थे। वो सोसाइटी के उन फाउंडेशंस को चैलेंज कर रहे थे जिन पर हजारों सालों से सिविलाइजेशन खड़ी थी। मैरिज, फैमिली, मोरालिटी, रिलीजन और सबसे बड़ा टैबू, सेक्स। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने ओशो को सिर्फ एक स्पिरिचुअल टीचर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल थिंकर बना डाला। हर सोसाइटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर लोग बात कम करते हैं और जज ज़्यादा करते हैं। अगर कोई उन टॉपिक्स को छेड़ दे तो या तो लोग उसको प्रॉफिट बना देंगे या फिर पूरी तरीके से विलन। ओशो के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। ओशो ने हज़ारों घंटे मेडिटेशन के ऊपर बात की होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेक्स की बात छेड़ी, उन पर लेवल चिपका दिया गया सेक्स गुरु का। ओशो का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी डिज़ायर नहीं है, बल्कि उन डिज़ायर्स के साथ उसका रिश्ता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है
कुछ इमोशंस अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ को एक्सेप्ट करो, कुछ को रिजेक्ट करो। धीरे धीरे हम एक ऐसी पर्सनैलिटी बना लेते हैं जो बाहर से सिविलाइज लगती है लेकिन अंदर से टुकड़ों में बटी रहती है, फ्रेगमेंटेड होती है। ओशो कहते थे रिप्रेशन कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता। जो चीज़ भी तुम दबाओगे ना वो किसी ना किसी रूप में वापस ज़रूर आएगी। इसीलिए जब उन्होंने सेक्स के ऊपर बात करी तो उनका फोकस फिजिकल एक्ट पर कम था और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पर ज़्यादा था। उनका कहना था कि जिस सोसाइटी में सेक्स को सिर्फ गिल्ट के साथ जोड़ा जाता है वहाँ लोग नेचुरली ऑब्सेस तो होंगे ही सेक्स के साथ। जिस चीज़ को देखना मना हो माइंड बार बार उस तरफ तो भागेगा ही। ये बात ना बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल लगी क्योंकि सदियों से ना स्पिरिचुअलिटी का एक कॉमन नैरेटिव था, डिज़ायर को छोड़ दो, बॉडी के ऊपर उठो, ये जितने प्लेजर्स हैं ना इनसे दूर हो जाओ। ओशो ने इसी अप्रोच को चैलेंज किया। उनका मानना था कि जिस चीज़ को तुम समझ ही नहीं पाए उसको छोड़ कैसे पाओगे। अगर तुम डिज़ायर से भाग रहे हो तो तुम अभी भी डिज़ायर के कंट्रोल में हो। फ्रीडम तब आती है जब तुम उसे पूरी अवेयरनेस के साथ देखते हो, समझते हो और उसकी नेचर को जान लेते हो। ध्यान रखना, ओशो ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसमें पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाओ। उनके हिसाब से रिप्रेशन और इंडल्जेंस दोनों ही खराब हैं। अगर कोई इंसान हर डिज़ायर को दबाता रहता है तो वो भी डिज़ायर का स्लेव है। अगर कोई डिज़ायर के पीछे भागता रहता है तो वो भी स्लेव है। फ्रीडम जो है ना वो इन दोनों के बीच में है, अवेयरनेस में है। इसीलिए ओशो बार बार कहते हैं कि मेडिटेशन कोई मोरल डिसिप्लिन नहीं है, मेडिटेशन एक मिरर है। ओशो ने लव और लस्ट के ऊपर भी बहुत कुछ कहा। उनके मुताबिक लस्ट जो है वो ओनरशिप चाहता है, अपनाना चाहता है, पाना चाहता है। लव जो है वो फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम देता है। लस्ट कहता है तुम मेरे हो, लेकिन प्यार कहता है तुम खुद के हो, अपने हो। और जब ओनरशिप शुरू होती है ना तब जेलसी भी आ जाती है। ओशो कहते थे ज़्यादातर लोग प्यार नहीं करते, वो ओनरशिप को प्यार का नाम दे देते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप्स के अंदर खुशी से ज़्यादा डर होता है। किसी को खो देने का डर, रिप्लेस हो जाने का डर, बिट्रेयल का डर। उन्होंने मैरिज को भी ना इसी पर्सपेक्टिव से देखा। ओशो के लिए मैरिज एक नेचुरल आउटकम तब होती जब दो लोग अवेयरनेस के साथ एक दूसरे के पास आए। लेकिन अगर मैरिज समाज के दबाव में आकर, फैमिली एक्सपेक्टेशन के कारण या फिर सिक्योरिटी के लिए किया हो तब वो धीरे धीरे ना इंस्टीट्यूशन बन जाती है, ना कि रिलेशनशिप। इसी वजह से वो ट्रेडिशनल मैरिज को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। उनका मानना था कि जब लव खत्म हो जाए और सिर्फ ऑब्लिगेशन बच जाए तो सिर्फ रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर बच जाता है, कोई सोल नहीं होती उसके अंदर। पॉपुलर कल्चर में तंत्र को अक्सर सिर्फ सेक्सुअलिटी के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन ओशो के मुताबिक तंत्र का असली एसेंस ना एक्सेप्टेंस था। तंत्र कहता है कि एग्जिस्टेंस का कोई भी हिस्सा ना दुश्मन नहीं है तुम्हारा। बॉडी भी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, माइंड भी, इमोशंस भी और कॉन्शियसनेस भी। अगर तुम बॉडी से लड़ोगे तो कभी उसके पार नहीं जा पाओगे। पहले उसे समझो, फिर उसे ट्रांसेंड करो। इसीलिए ओशो कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता लाइफ के अगेंस्ट नहीं, लाइफ के थ्रू जाता है। यहीं से उनका एक और फेमस कंसेप्ट सामने आता है, जोरबा दा बुद्धा। जोरबा ग्रीक नोवेल का वो कैरेक्टर था जो जिंदगी को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीता था, और बुद्धा जो पूरी अवेयरनेस में जीते थे। ओशो कहते थे कि इंसान को इन दोनों में से एक को चूज करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर कोई इंसान डांस भी कर सकता है और मेडिटेशन भी, पैसा कमा सकता है और पैसा उसका मालिक नहीं बन सकता, प्यार भी कर सकता है और ओनरशिप भी ना हो, सेलिब्रेशन भी हो और साइलेंस भी हो। उनके हिसाब से फ्यूचर का इंसान वही होगा जो जोरबा और बुद्धा दोनों को एक साथ जी पाएगा। रिलीजन को लेकर भी ओशो का अप्रोच बहुत अलग था। वो कहते थे कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन अक्सर इंसान को ना आंसर दे देता है, जबकि असली स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चंस को जिंदा रखती है। उनके लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, मोनेस्ट्री प्रॉब्लम नहीं थे। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान समझने की जगह मान लेता है। इसलिए ओशो बार बार कहते थे बिलीफ कंफर्टेबल है, इसलिए ट्रुथ कभी कंफर्टेबल नहीं होता। ट्रुथ हमेशा तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। अगर ओशो से पूछा जाता क्या गॉड एग्जिस्ट करता है तो शायद वो कहते कि सवाल ही गलत है। ओशो के लिए गॉड कोई बीइंग नहीं था जो आसमान के किसी कोने से बैठकर सब कुछ चला रहा है। गॉड कोई रूलर भी नहीं था, कोई जज भी नहीं था। उनके लिए गॉड ना एक एक्सपीरियंस था, एग्जिस्टेंस की धड़कन, वो एनर्जी जो हर पेड़, हर नदी, हर सितारे और हर इंसान के अंदर है और बह रही है। ओशो कहते थे जब तक तुम गॉड को एक ऑब्जेक्ट की तरह ढूंढोगे ना तब तक तुम उसे पा नहीं पाओगे,
क्योंकि गॉड कोई चीज़ ही नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसे पाया जा सके। गॉड एक क्वालिटी है, पूरी तरीके से जीने की क्वालिटी, पूरी अवेयरनेस के साथ जीने की क्वालिटी। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब अंदर का शोर और बाहर का शोर खत्म हो जाता है, तो जो बचता है ना, वही है गॉड। ओशो के लिए मेडिटेशन का मतलब भी इसी अनुभव को पाना था। किसी भगवान को मानना नहीं, बल्कि उस कॉन्शियसनेस को पहचानना जो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। ओशो के नज़दीक सबसे बड़ा मंदिर इंसान की अपनी कॉन्शियसनेस थी। अगर तुम खुद को जान गए ना, तो पूरी एग्जिस्टेंस को जान जाओगे, और जब एग्जिस्टेंस को जान लोगे ना, तब गॉड शब्द की जरूरत ही नहीं बचेगी। ओशो ने कभी भी एक नया रिलीजन बनाने का दावा किया ही नहीं। उन्होंने बार बार कहा कि दुनिया को किसी नए धर्म की जरूरत है ही नहीं, नए इंसान की जरूरत है। उनके लिए प्रॉब्लम हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जैनिज्म नहीं थे। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिलीजन एक लिविंग एक्सपीरियंस से बदलकर एक आइडेंटिटी बन जाता है, और ऐसे में इंसान सच की तलाश ही छोड़ देता है और सिर्फ अपने बिलीव्स को, अपने लेबल को ना प्रोटेक्ट करने में जुट जाता है। डेथ को लेकर भी ओशो की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे कि इंसान मौत से नहीं डरता, वो अपनी अधूरी जिंदगी से डरता है। जो इंसान पूरी तरीके से जीता है, उसके लिए डेथ एंडिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए वो बार बार कहते थे कि डेथ को अवॉइड मत करो, उसको देखो, उसकी रियलिटी को देखो, क्योंकि जिस दिन तुमने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया ना, उसी दिन तुम पहली बार बिना डर के जीना शुरू कर दोगे। ओशो लाइफ को सेलिब्रेशन की तरह देखते थे। उनका मानना था कि अगर स्पिरिचुअलिटी तुमसे संन्यास लेने को कह रही है, सब कुछ छोड़ने के लिए कह रही है, तुम्हारी आंखों की चमक ही खत्म हो गई है, तुम्हारी हंसी खत्म हो गई है, तो तुम जिंदगी से दूर ही जा रहे हो। वो स्पिरिचुअलिटी हो ही नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने मेडिटेशन को डांस के साथ जोड़ा, म्यूजिक के साथ जोड़ा, साइलेंस के साथ जोड़ा। उनके लिए एग्जिस्टेंस कोई पनिशमेंट नहीं थी, बस एक सेलिब्रेशन था। और इसी सेलिब्रेशन के कारण उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। उनके लग्जरी लाइफस्टाइल पर कई सवाल उठा करते थे। लोग कहते थे, एक स्पिरिचुअल टीचर और इतना मटेरियल वेल्थ, ये तो गलत बात है। ओशो का जवाब आता था, तुम ये कैसे कह सकते हो कि गरीबी स्पिरिचुअलिटी का प्रूफ है और वेल्थ जो है वो पाप का प्रूफ है। उनके हिसाब से प्रॉब्लम अटैचमेंट में थी, ऑब्जेक्ट में नहीं। हर इंसान 2 बार मरता है, एक बार तो तब जब उसका शरीर सांस लेना बंद कर देता है, और दूसरी बार जब दुनिया उसका नाम लेना ही बंद कर देती है। ओशो की पहली मौत 19 जनवरी 1990 में हो गई थी, लेकिन दूसरी आज तक नहीं हुई, क्योंकि उनके जाने के बाद भी उनके कैसेट्स, सीडी, यूट्यूब पे इतने सारी वीडियोस आज भी लोगों तक पहुंच रही है, लोग उन्हें सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव ला रहे हैं। उनकी लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सी एक तरफ, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ओशो अपने वक्त के सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल थिंकर्स में से एक थे। उन्होंने मेडिटेशन को एक लैंग्वेज बना डाला, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को एक ही कन्वर्सेशन में ले आए, हजारों लेक्चर्स दिए, बुद्धा से लेकर जीसस तक, जीसस से लेकर कृष्णा तक। उन्होंने लगभग हर ट्रेडिशन पे अपना इंटरप्रिटेशन दिया। चाहे कोई उनसे सहमत हो या ना हो, उन्हें इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप इस वीडियो के बाद ओशो से इंस्पायर हो जाएं, हो सकता है आप उनसे डिसएग्री करें। दोनों ही पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि शायद ओशो का असली मकसद भी यही था। उनका असली मकसद एग्रीमेंट लेना कभी था ही नहीं। बस इतना चाहते थे कि तुम्हारे आंसर्स ना बोरोड नहीं होने चाहिए। तुम्हें बस करना इतना है कि अपनी कॉन्शियसनेस के साथ ना पूरी ईमानदारी के साथ एक मुलाकात करनी है और खुद से बहुत सारे सवाल पूछने हैं। अगर आज सभी रिलीजन्स, सभी आइडियोलॉजीज, सभी लेबल्स, सब कुछ हटा दिया जाए, तुमसे छीन लिया जाए, तो जो बचेगा, क्या आप उसे जानते हो?